नमस्ते, मेरा नाम है नंदन और आप देख रहे हैं दैनिक ऑफ टाइम्स। हम आप पहुंचे हैं देवरिया की बरहज विधानसभा सीट पे। बरहज विधानसभा वह सीट जहां से सपा पहले विजय रावत को टिकट देती है, उसके बाद से मुरली मनोहर जायसवाल को टिकट देती है। मुरली मनोहर जायसवाल पूर्व विधायक राम प्रसाद जायसवाल के पुत्र और इनके दादाजी भी राजनीति में थे, गोरख प्रसाद जायसवाल, जो कि देवरिया के सांसद रहे। और इनके दादाजी और पिताजी का एक परिचय ये भी है कि इनका नाम NHRM घोटाले में आता है। हम जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच जा रहे हैं और ढेर सारी बातों। सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न सर हमसे आपका ये है कि क्या सर आप में राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है कि बार बार पार्टी को चेंज करना पड़ रहा है, बसपा फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर सपा से टिकट? देखिए, महत्वाकांक्षा वाली बात बिल्कुल गलत है। महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल भी नहीं है। राजनीतिक परिवार रहा है, पिताजी विधायक रहे, दादाजी सांसद रहे, मेरी माताजी नगर पालिका चेयरमैन रही है। मैं खुद 2017 का चुनाव स्वयं लड़ चुका हूं और उस बड़ी लहर में मात्र 10,000 वोटों से मैं हार गया था, सेकंड पोजीशन था। तो आपकी बात सही है कि पार्टी बार बार बदलने का मौका मिलता है। बहुजन समाज पार्टी से हम लोग परिवार की पूरी राजनीति शुरू हुई है। पिताजी के जाने के बाद जब मुझे खुद स्वयं अपने तरीके से अध्ययन करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को, तो शायद मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी में हम जैसे लड़के, हम जैसे युवा लड़के उसमें डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब की राजनीति एक बंद कमरे में वो राजनीति करते हैं, वो मुझे नहीं लगता मुझे लगा कि मैं अपना समय गलत जगह दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी फिर हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। बात बिल्कुल सही है, सोच विचार कर किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो उन्होंने ये पूछा कि आप चुनाव भी लड़ना चाहेंगे? उन्होंने अगर आप मौका देंगे तो लड़ूंगा, नहीं मौका देंगे तो कोई बात नहीं, पर टिकट एक ऐसे इंसान को दीजिए कि एक संदेश फैले। आपके पुराने लोग हैं उनको दीजिए, बस ये। बाकी आप मुझे उस लायक समझे तो ठीक है, मैं लड़ूंगा। और जब टिकट वितरण की बारी आई तो मैं आपको क्या मैं नाम बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया उन्होंने जो केवल समाज में शोषण करने के लिए, गरीबों पिछड़ों का, हर समाज के, हर जाति धर्म के लोगों का जो शोषण किए हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे दिए। हेलीकॉप्टर। अब बताइए, देवरिया में ही आप देख लीजिए, उपचुनाव होता है, जन्मेजय सिंह जी का देहांत होता है, उपचुनाव होता है, वहाँ प्रोफेसर त्रिपाठी जी को, संत पिनोआ के प्रोफेसर हैं, उनको उपचुनाव में लड़ाया जाता है, सतप्रकाश मणि जी को, और बड़ा अच्छा लड़ते हैं वो, चुनाव भी जीतते हैं। मात्र उनको मान लीजिए 1 साल, 1.25 साल का समय मिलता है, और उस 1-1.25 साल के समय में वो भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट भी काट देती है और पूरे देवरिया जिले में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा, वो लखनऊ से प्रत्याशी लेके आ रहे हैं। फिर दूसरी बात, आप अपनी विधानसभा पर? हाँ, मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। बरहज विधानसभा में, बरहज विधानसभा की बात है तो आप देखिए, पुराने लोग जब टिकट ही देना है तो पुराने लोग को दीजिए, जो अपना बाल सफ़ेद कर चुके, जो अपना समय उसमें गवा चुके हैं। ये कौन प्रत्याशी हैं? ये वही प्रत्याशी हैं जो 2012 में जब इनको टिकट दिया जा रहा था इनके पिताजी को, तो इन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया था भाजपा से। आप उनसे पूछिएगा, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। 2012 में जब मेरे पिताजी का टिकट कटा था तो माताजी को टिकट मिला, और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में दुर्गा बाबा जी को प्रत्याशी के रूप में बनाया जाता, तो उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया। बोले ये मरी हुई पार्टी में कौन जाएगा, और पीस पार्टी से चुनाव लड़े। नहीं, निर्दलीय नहीं, पीस पार्टी से लड़ते हैं, पीस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं और 8,000 वोट पाते हैं। तो जो आदमी 2012 में टिकट लेने से मना कर दिया,
जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, जितने भी 3-4 महीना रहा, उस 4 महीना में मैंने सब कुछ रेडी कर लिया। पार्टी के कार्यकर्ता इतना भागते हैं, दौड़ते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब उनके सहयोग की बात आती है तब ये गायब रहते हैं। जिला पंचायत में मैंने 6 जिला पंचायत सदस्यों को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम किया था, और जब पार्टी को मदद की बारी इनकी तरफ से आई थी तो ये लापता हो गए थे, ये गुप्त हो गए, पता नहीं कहाँ गुप्त हो गए थे, कहाँ छिप गए थे, पता ही नहीं चल रहा था। और टिकट की बारी आई तो आ गए। खैर, किस्मत इनका अच्छा, टिकट तक सीमित है। अखिलेश यादव के कान में कौन सा मंत्र फूंक दिया कि 2 ही दिन में यहाँ से प्रत्याशी बदल दिया? देखिए, अखिलेश भैया को उन्होंने हम लोग के परिवार के ऊपर पहले भी कई बार एहसान किया है। मेरे दादाजी भी सांसद थे, तो अखिलेश भैया और दादाजी अगल बगल बैठते थे, तो बात विचार हमेशा होता रहता था, चाहे अलग अलग दल हो और चाहे सरकार हो या ना हो, तब भी बातचीत होता रहता था, मिलना जुलना होता रहता था। कैसे टिकट मिला सर, जरा विस्तार से जनता जानना चाहती है। कैसे आपने क्या ऐसा, कैसे पार्टी बदली या क्या विचार आया? जब भाजपा से टिकट नहीं हो पाया तो लखनऊ में थे हाँ, मैं लखनऊ में था। तो फिर मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि भाई, मैं तो तुम्हें पहले से ही बोल रहा था, समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करना चाहिए था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, चलिए। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा वाली बात बिल्कुल नहीं है। चुनाव इसलिए हम लोग तैयारी के लिए आए क्योंकि देखिए, मैं भी इसी जगह पे हूँ, मेरा व्यापार इस जगह पे है, हमें कहीं दिल्ली बम्बई तो शिफ्ट होना नहीं है। यहाँ हम चाहते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं सही होंगी, तभी तो आगे का कार्य भी सब कुछ अच्छा रहे, लोग खुशहाल रह सकेंगे। यहाँ विकास होगा तो सबका विकास होगा, केवल मेरा तो विकास होगा नहीं। और जो जिन्हें जिम्मेदारी मिलती है वो कहाँ कुछ अपना कार्य कर पाते हैं। तो भाई, महत्वाकांक्षा नहीं है, हाँ, मुझे वो उसको हासिल करना है और हासिल करके लोगों के भलाई के लिए कार्य करना है। अगले प्रश्न पे आते हैं सर, आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? आपका राजनीतिक एजेंडा क्या है, जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं या वोट मांग रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी आप एकाएक बैठ गए तो मैं बाकायदा फाइल लेके आपके पास बैठता कि मेरे पिताजी ने कितना कार्य कराया था। 866 लोगों को रोजगार दिया था अपने कार्यकाल में, जब वो विधायक थे। यहाँ से 5,000 करोड़ का केवल बरहज विधानसभा में काम हुआ था। मैं आपको पूरे सिस्टम के साथ दूंगा, आप उसका बाकायदा। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं अभी टाइम देता तो मंगवा भी लेता मैं। तो मान लीजिए यही सब मेरा मेरिट है, मैं भी 50,000 प्लस वोट पाया, तो यही सब चीज़ दिखा के। अच्छा, क्या लगता है सर, क्षेत्र में किन मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो वर्तमान सरकार, योगी सरकार में, या जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं जिन कार्यों को नहीं कर सके? देखिए, आप आए होंगे तो अभी तो शायद बन गया है, पर अभी 3 दिन पहले तक 5 किलोमीटर करवना से बरहज का जो रोड है वो अभी तक बना नहीं था। अब चुनाव नज़दीक है तो उसको कोरम पूरा किया जा रहा है, चिप्पी लगा के। यही पीपा पुल, ये मोहन सेतु पुल है, 2012 में समाजवादी पार्टी के सरकार द्वारा जी मोहन सेतु बनाया गया था। इसका आधा कार्य रुक गया था, तो उस पुल को मान लीजिए केवल समाजवादी की पार्टी के लोग तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, हर पार्टी, हर जात, हर मजहब के लोग इस्तेमाल करेंगे। और उस पुल को भी ये लोग गलत नीति और गलत विचार के कारण रोक दिया गया, और आज भी वो वैसे का तैसा पड़ा हुआ है। तो आप जीतेंगे तो उसका तो बनवाएंगे? बिल्कुल, सरकार बनेगी, बिल्कुल बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। मान लीजिए कि यदि प्रदेश में जी अखिलेश यादव की सरकार नहीं आती, लेकिन आप यहाँ से जीत जाते हैं, तब आप अपने प्लानिंग को कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं होता है भैया। मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। अगर नेगेटिव सोचना तो शायद मैं जिस दिन भाजपा से टिकट कटा था मैं बैग लेके आ गया रहता घर। मेरा माइंड पॉजिटिव था, मैं पॉजिटिव ही वे में अपना चल रहा था, और कारण यह है कि आज मैं प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ। तो सरकार आ रही है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बड़ा प्रश्न, आपके विरोधी आप पे आरोप लगाते हैं कि आपके पिताजी स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जायसवाल जी या
अन्य जो भी आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि इस परिवार में या जो आपका राजनीतिक परिवार रहा है, आप पे राजनीतिक विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि आपके पिताजी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM घोटालों में दोषी पाए गए। देखिए इनकी दंत कथाएं, मैं बड़ा इंटरेस्टेड था जानने, एक बड़ी दंत कथाएं चलती हैं कि नोट काट करके बहाए गए, कितनी सच्चाई है? ये हम देखिए ये बात कहते ही आपको हंसी भी आ गई, मुझे भी हंसी आ गई। कारण ये है कि देखिए ये भारत में कुछ नियम ऐसे हैं कि कब आपके ऊपर आरोप लग जाए, आप सिद्ध करते करते आपकी जीवन बीत जाएगी और आप सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। नियम ऐसा है अपने भारत में। अगर वो इतने बड़े गुनहगार होते हैं, NRHM घोटाला में वो लिप्त पाए गए होते तो पिताजी साथ में जीते थे 45,000 वोट पाके, ठीक है भैया, 17,886 वोट से जीते थे। और वही 2012 में जब माताजी को उनका टिकट कट के माताजी को मिला, तो माताजी को जब मिला तो उस समय तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब कुछ NRHM घोटाला, राम प्रसाद जायसवाल, तमाम तरीके की पूरा चल रहा था। वो हम ही लोग जानते हैं हम लोग का परिवार उस वक्त कैसे रह रहा था, पर हम लोगों ने उसका सामना किया। अगर वो इतने बुरे होते, इतने घोटालेबाज होते, तो 45 के बजाय माताजी को 53 नहीं मिलता भैया, सीधे लमसम 8-9 हज़ार का इजाफा। तो आप खुद सोचिए 53,000 माताजी को, हालांकि माताजी चुनाव हार गई थी, पर ये प्यार है लोगों का और मोहब्बत है जो सीधे 8,000 पिताजी से ज़्यादा, इतना यानी कि अपोजिट लहर होते हुए भी सारा सब कुछ ये आरोप लगा रहे थे जो क्या तब भी। लगता है आपको कि इस बार भी बीजेपी या जो भी विरोधी दल हैं ये आरोप लगा करके आप पे या आपके परिवार पे, जो आरोप लगाते भैया वो अध्ययन करके नहीं आते, वो रीड करके नहीं आते। तो आरोप लगाना है तो उसमें रीड क्या करना, आरोप नहीं, आरोप जैसे अध्ययन करके आना चाहिए ना, कि क्या चार्जशीट दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या केस है, क्या मुकदमा है, अगर उनको मुकदमा है उनके ऊपर दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। और आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप तो कब आपके ऊपर लग जाए कि आप फलाने घोटाले में, सिद्ध करते रहिए आप। तो मैं नहीं मानता, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। आप सर जो युवा, आप खुद एक युवा नेता हैं और आपको जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, युवाओं को कैसे देखते हैं अपने क्षेत्र में, या आपके विजन में युवाओं के लिए क्या है कि अगर देखिए बड़ा अच्छा, देखिए मैं भी एक स्पोर्ट्स के प्रति मैं भी बहुत ज़्यादा वो रहा हूँ, मेरा शौक रहा है स्पोर्ट्स के प्रति। तो मैं खुद चाहता हूँ युवाओं के प्रति, जैसे 4 ब्लॉक में हमारा विधानसभा है, आधा हिस्सा देवरिया में पड़ता है, देवरिया ब्लॉक का आधा क्या थोड़ा सा हिस्सा, तो मैं 4 ही हिस्सा में डिवाइड किया हूँ। 4 हिस्सा को एक मिनी स्टेडियम का, मैं चारों ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम का प्रपोजल रखूँगा। फिर पिताजी ने 866 लोगों को रोजगार दिया था। रोजगार का मतलब है कि अगर ठीक है गवर्नमेंटल जो रोजगार आ रही है उसमें तो बिल्कुल उनका मदद किया जाएगा, बाकी कुछ ऐसा इंडस्ट्री लगा जाए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लगाया जाए। BSc तक यहाँ पर नहीं, पॉलिटेक्निक तक यहाँ पर नहीं है। अगर वही चीज़ हम लोग यहाँ तो है ना, बाबा राघवदास, अच्छा वहाँ BSc नहीं है भैया, BSc के लिए आज भी आजमगढ़ गोरखपुर यहीं सब जाते हैं। BSc नहीं है यहाँ पर, पॉलिटेक्निक नहीं है। वही चीज़ अगर हम यहाँ लगा दे तो 150, 200, 500 लोग तो रोजगार ऐसे ही पा जाएंगे किसी भी तरीके से। कम से कम ठीक है गवर्नमेंटल जॉब नहीं है, प्राइवेट तो है, घर तो चल रहा है उनका, अपने पाँव पे खड़े तो हैं, तो तमाम तरीके की चीज़ है। पर लोग आरोप लगाते हैं या लोग कहते हैं नेताओं के विषय में, ऐसी दंत कथाएं भी चलती हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद वो दिखाई नहीं देते। कौन नेता? अब भैया मुझे नहीं पता, पर हम लोग तो मान लीजिए मेरा घर यहीं है, मेरा काम धाम यहीं है, मेरे परिवार सब यहीं रहते हैं। हमारा कोई काम धाम बाहर देश या बाहर शहर या बाहर कहीं किसी प्रदेश में है नहीं, सारा कुछ यहीं वहीं है। तो हम लोग इसी रोड से गुजरते हैं, रोज इसी रोड से वापस शाम को आते हैं। तो और हर मरनी जीनी जो भी नेता नेकारी, मैं नहीं गया मेरे दादा जाते, दादा नहीं गए मेरे बड़े भाई जाते, बड़े भाई नहीं गए छोटा भाई जाता है। और अब तो हमारे घर की महिलाएं भी राजनीति में आ गई हैं।
हमने तो बात की आपकी पत्नी से और बड़ा अच्छा लगा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जीतने के बाद से कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको प्राथमिकता में रखें कि हम जीतते ही इस कार्य को कराएंगे, या लोगों के बीच जा रहे हो तो करें कि भाई ये काम जो है बड़ा जरूरी है विधानसभा देखिए, में? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये पुल जो आधा अधूरा रुका हुआ है, मोहन सेतु पुल, इसको किसी भी हाल में पूरा कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, जो मैं खुद फेस किया हूँ हॉस्पिटल को लेके, आधी रात को किसी बच्चे का या किसी का भी तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उन्हें लेके भागना पड़ता है। या तो देवरिया में ऐसा खस्ता हालत है सरकारी अस्पताल का, वो तो कहते हैं लोग कि आयुष्मान योजना के तहत बड़े लाभार्थी जो है, गरीब जनता जो है लाभ ले रही है। अब आदमी लाभ के बारे में सोचेगा कि पहले सोचेगा कि हमारा बच्चा बच जाए, हमारा घर का वो भाई बच जाए, या दोस्त बच जाए, या पिता बच जाए, माता बच जाए, दादा बच जाए। उनके आप इस स्टेटमेंट से जो भाजपा सरकार कहती है, क्या एग्री करते हैं कि यह सच्चाई है, आयुष्मान योजना उस हद तक जमीन पे लागू है जिसका लाभ गरीब जनता ले रही है? देखिए, लागू उन्होंने किया है आयुष्मान योजना। हमने भी एक हॉस्पिटल बनाया यहाँ पर पिताजी के नाम पे, पीछे ही आरपी हॉस्पिटल के, राम प्रसाद जायसवाल हॉस्पिटल, पिताजी के नाम से, और उसमें भी आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए वो अप्लाई करा दिया गया है, फार्मेसी से लेकर सब। तो ठीक है, लाभ हो रहा है। अब हम योजनाओं का विरोध नहीं करते, सारी योजनाएं अच्छी हैं, पर उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है, ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे इस सरकार? कुछ हद तक, कुछ लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ हद तक वो केवल ये चुनाव घोषणा पत्र में आयुष्मान के नाम लेते हैं। जब आयुष्मान का इतना लाभ है तो इनको कम से कम, जिस तरह राशन कार्ड के लिए गली गली घर घर जाके, या फिर जनगणना, या फिर कोई भी चीज़ के लिए, ये घर घर टीका के लिए घर घर जाते हैं, तो इसके लिए भी घर घर जाके आयुष्मान के लिए उनको अप्लाई, यानी थोड़ा सा वो करना चाहिए था। पर केवल घोषणा पर, और आधे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, आधे लोग को जानकारी ही नहीं है। अच्छा, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, बरहज विधानसभा क्षेत्र सरयू नदी से होकर के गुजरा, और कुछ ऐसे भी गांव हैं जो बिल्कुल बाढ़ प्रभावित हैं। जी बिल्कुल है। और वहाँ पे आए दिन जब बरसात का सीजन आता है, जो जमाव, सारी फसलें बर्बाद होती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए कुछ योजना आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यही नदी के उस पार मेरे 2 गांव मेरे विधानसभा के पड़ते हैं, परसिया देवार से क्षेत्र है वहाँ पर। तो उस देवार क्षेत्र में पिताजी ने ही एकमात्र जो कार्य किया है, रोड बनी है तो वो भी पिताजी के कार्यकाल में बनी है, बिजली का सुविधा हुआ है तो वो भी पिताजी के कार्यकाल में हुआ है, अगर विद्यालय की सुविधा अगर होनी है तो वो भी पिताजी के द्वारा ही हुआ है। सबसे हैरानी वाली बात है कि वहाँ चौकी तक किसी ने नहीं सोचा कि चौकी लगा दिया जाए, पुलिस चौकी रख दिया। थाना तो चलिए बहुत बड़ी बात है, चौकी ही कम से कम लगा देते तो लोगों को कुछ न्याय मिल पाता है। तो कम से कम वो पिछड़ा क्षेत्र है, नदी के उस पार है, तो एक चौकी रहेगा तो थोड़ा लोगों के लिए सहूलियत रहेगा। तो उधर जो कार्य हुआ है वो पिताजी ने किया। बस एक कार्य मैंने सोचा, जब अभी मैं परसों गया था वहाँ पर, जैसे कटान वटान में पूरा बड़ा लोगों को नुकसान पहुँच जाता है, तो कटान वटान की सुविधा ऐसी करनी पड़ी, दुरुस्त करनी पड़ी कि भाई बाढ़ कुछ भी, जैसे बाढ़ आने पर उधर वो आधा घर घर में पानी घुस जाता है, तो कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि जिससे बाढ़ आए या कुछ आए तो लोगों को उससे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि जो बरहज की जनता है, जो खास करके युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं युवा नेता होने के नाते आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, उम्मीदें ज़्यादा हैं जी। और हम लोग कुछ क्षेत्र में घूम रहे थे, हमने एक जगह हमने पूछा भी तो उसने कहा, अरे वो तो युवा नेता हैं, वो तो हमारी सुनेंगे। कैसे युवाओं को आप जीतने के बाद से मैनेज करेंगे, या क्या उनको आश्वासन देना चाहते हैं आप, मैं जीतूंगा तो क्या करूंगा? देखिए, युवा जो है सब कुछ ठीक है यहाँ पर, बस पढ़ा लिखा सब कुछ बर्बाद हो जाता है उस समय जब वही युवा जात पात की राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। जब तक जात पात रहेगा, जब तक जात पात, तब तक क्षेत्र का विकास होना नामुमकिन है।
अगर मैं ब्राह्मण हूँ और भले लाख कोई आरोपित किसको मिलता तो मैं ये बस देखूँ फलाना है, या मैं बनिया हूँ और वो बनिया जो जिसको टिकट मिला है, या तो ये सब होना ही नहीं चाहिए ना। ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, वैश्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब का सोच होना ही नहीं चाहिए। पर अफसोस की बात है कि आज पढ़े लिखे लोग भी इस जातिगत धारणा में अपनी जीवन गुजार रहे हैं और बड़े अच्छे से गुजार रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि भाई या तो विकास की बात करिए या तो जात पात की बात करिए। अगर विकास की बात करना तो जात पात की बात मत करिए, तभी विकास हो पाएगा। तो मैं बस एक सहयोग बोल रहा हूँ। पिछले चुनाव में लोगों से कहा था कि देखिए क्या कमी आप ये बताइए, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए ये बताइए। जात पात से मुझे बड़ा ही थोड़ा सा, मैं मानता नहीं हूँ ये सब चीज़। सर मेरा प्रश्न ये भी था कि कोई ऐसा तो खाका आपने बनाया होगा ना कि भाई हमारे इस क्षेत्र का, क्योंकि आप पिछले 2 बार से चुनाव लड़ते हैं, आपका एक राजनीतिक परिवार है जी। आप पीछे चुनाव जीते भी हैं, देवरिया से आपके दादाजी जो है लोकसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा चुनाव जीता, आपके उससे पहले पिताजी विधायक रहे। कैसा रहता राजनीतिक माहौल आपके परिवार का? क्या बैठते भी थे आप लोग तो एक साथ? बिल्कुल राजनीतिक बातें होती थी? देखिए बहुत कम टाइम मिल पाता था। जब पिताजी और दादाजी राजनीति कर रहे थे सक्रिय, उस समय हम लोग अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। तो जब हम लोग पढ़ाई करके आए तो फिर हाँ बैठा गया, हम लोग दादाजी पिताजी हम लोग भाई लोग बैठे हैं, पर बड़ा कम समय आपस में हम लोग गुजारे हैं। अच्छा, अब कैसा माहौल होता है? घर में आने पर शांत, राजनीतिक बातें होती हैं, घरेलू बातें होती हैं? नहीं, राजनीतिक शाम को होती हैं। अब शाम होते ही फिर राजनीतिक बात होने लगी। घर में भी हाँ कि क्या चल रहा है, कैसा क्या चल रहा बात है। करें तो उन्होंने कहा कि मुझे तो एक ही परेशानी कहा कि भाई कोई शिकायत, तो उन्होंने कहा एक ही शिकायत है, वो फोन से बड़ा बिजी रहते हैं। फोन नहीं उठा पाते उनका भी हम। हाँ। बरहज की जनता, या हम जब आते हैं प्रदेश लेवल पे, अखिलेश यादव कहते हैं कि वो जीतेंगे तो पेंशन जो जाते हैं 18,000 करते हैं, ठीक है। भाजपा सरकार कहती है कि हम तो किसानों की हितैषी हैं, हम तो जो है किसान सम्मान योजना के तहत हर 2 महीने 3 महीने पे जो है 2-2 हज़ार की धनराशि देते हैं। योगी जी कहते हैं कि यहाँ जो है गुंडों और जो भी जनता विरोधी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवाए जाते हैं। ये सारी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं, देखिए इंसान जब संवैधानिक पद पर बैठा रहता है तो उससे अपना चाल चलन सब बदलना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने मुझे संवैधानिक पद पर बैठा दिया है और उस पद पर बैठकर तब भी मैं अपने बोल चाल को ठीक ना करूं तो कोई मतलब नहीं। उस पद पर बैठ के मैं आपको बोलूं ढंग से तो ठीक कर दूंगा, ठीक करने भी आता है मुझे। गर्मी निकाल दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा। ये सब आप बहुत बड़े पद पे उसकी गरिमा को समझना चाहिए। तो खैर वो बहुत बड़े अभी नेता है, मैं अभी मेरा तो अभी स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, मेरा उन सभी को बोलना ठीक नहीं है। पर ठीक है, जितना थोड़ा बहुत जो सोच समझे मैं बोल सकता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। आपके पिताजी विधायक रहते, उन्होंने क्या क्या कार्य किया? देखिए ये मैंने उनके द्वारा सारा कुछ कार्य का बकायदा जनता में बांटा था मैंने। अच्छा, मैनिफेस्टो किया? नहीं, जो अच्छा जो कार्य किए हैं, जो किया था उसको आपने पूरा, जनता ने उन्हें मौका दिया, फाइल बना लिया। हाँ, तो उन्होंने क्या क्या किया पूरा बकाया, पूरा लेखा जोखा A to Z। अब देख लीजिए 5,000 इंडिया मार्क का हैंडपम्प, यानी हैंडपम्प आज की डेट में 5,000 इंडिया मार्क का हैंडपम्प पूरे विधानसभा में मौजूद। हम 5,000 तो एक आंकड़ा 5,000 से अधिक है वो। फिर ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या विवाह भवन हो, रेन बसेरा हो, यानी ये इस गाँव में पूरा जहाँ जहाँ हो चुका है वो भी है और निर्माणाधीन है। देखते यहाँ प्रस्तावित है तो वो भी बकाया जो किया हुआ है वो भी जो निर्माण हो चुका है वो भी लिखा है, और जो जैसे ये लिखा है सिकरौली में विवाह भवन प्रस्तावित। अच्छा, तो प्रस्तावित भी सारा लिखा हुआ है, कहाँ का प्रस्तावित है। अब ये मंदिर मस्जिद का देख लीजिए, निर्माणाधीन या फिर बाउंड्री वॉल कराना हो या सुंदरीकरण कराना हो, किस किस मंदिर में, किस किस मजार में, किस कब्रिस्तान में क्या क्या किस गांव में हुआ, पूरा A to Z ग्राम वाइज
फिर वही सोलर और नलकूप को लेके देख लीजिए, किस किस ग्राम में नलकूप वगैरह का काम हुआ है, सारा डिटेल। विद्यालय को लेके देख लीजिए, किस किस जगह पर, विकास खंड पर, कस्तूरबा गांधी या प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल या कुछ भी तरह जो विद्यालय को लेके या कमरा ही बनवाना हो, हर विद्यालय सब पूरा डिटेल एजुकेशन को लेके इसमें। और फिर यहाँ पर एम्बुलेंस स्वास्थ्य को लेके देखिए, स्वास्थ्य को लेके सारा डिटेल यहाँ पर है, किस किस स्वास्थ्य केंद्र पर नवीनीकरण हुआ, कहाँ कहाँ एम्बुलेंस दिया गया, सब डिटेल है। वो क्या कहते हैं, पेयजल वाली सुविधा के लिए सारा डिटेल है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा था, सुविधा दिया गया। रोड को लेके सबसे ज्यादा कार्य हुआ है। रोड को लेके देखिए, या सोनू घाट से बरहज मार्ग का जो चोरी कर रहा है, पिताजी के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा। आजादी से अब तक किसी ने भी उसको ध्यान नहीं दिया था। मात्र सिंगल रोड था, सिंगल भी जो रोड था वो भी यानी खस्ता हालत पे था, तो उसको यानी कि चौड़ीकरण करा के सुंदर, बस मात्र 5 किलोमीटर का रोड रह गया था करवना से बरहज का, जो अब जाके मुश्किल से हमको लग रहा है अभी भी कुछ किलोमीटर बाकी है। ये सारे रोड की देखिए, सारी डिटेल, किस गांव से कहां से तक सारा डिटेल है यहाँ पर। ये देखिए, रोड का काफी लंबा काम हुआ था, इतने सारे जो ग्राम है सब जगह देखिए। अब फिर बिजली में सबसे ज्यादा काम दूसरे नंबर पर बिजली का हुआ। बिजली को लेके ऐसे हालत में मैं आपको बता देता हूँ, आजादी से लेके उस समय तक 2007 तक कई गांव 60-70 गांव ऐसे थे जहां लोगों ने बिजली नहीं देखा। आपको लग रहा है मैं गुणगान कर रहा हूँ अपने पिताजी का, पर उस गांव में जब जाएंगे तो कार्य किए हैं तो आप बता। ये देखिए, बिजली का सारा बिजली का ट्रांसफार्मर अगर कहीं कम केवीए का है तो उसको डबल ट्रिपल करा के दिया गया, ताकि भविष्य में कहीं कोई दिक्कत ना हो। सारा किस गाँव में, ग्राम में बिजली को लेके, ट्रांसफार्मर को लेके सारा काम हुआ। ये सारा कुछ है। फिर 101 लड़की की जो शादी कराए थे उनका ही पूरा डिटेल, कहाँ का 101 लड़की की शादी किस किस की हुई, पूरा डिटेल। तो ये कार्य किया गया और लोगों को बाकायदा बताया गया है कि देखिए आपने जो मुझे मौका दिया है 5 साल का, तो आप लोगों को भी जा रहे हैं तो आप ये सारी बातों को बता रहे हैं। बिल्कुल बताते हैं और हमारे बताने से पहले वो लोग जानते भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसका कुछ लाभ आपको मिलेगा 3 तारीख को? अब उम्मीद तो है लोग समझ जाए, उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन उनके सुख दुख में रहा है। केवल बातूनी बातें करके राजनीति करना हम लोग को तो आता नहीं, जात पात की राजनीति करना आता नहीं। हम लोग अपने कार्य के बल पर, अपने मेहनत के बल पर वोट लोगों से मांगते हैं, ना कि जात धर्म और मजहब को बांट कर और उनकी बातें कर। लोग समझ जाए बेहतर है, उन्हीं का ही फायदा होगा, उन्हीं को ही एक ऐसा बेटा मिल जाएगा कि वो लोग उसका कागज पकड़ कर भी काम करा सकेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, होना चाहिए, राजनीति में बिल्कुल होना चाहिए। लोग अगर वोट कर रहे हैं तो उसका काफी उम्मीद हो जाता है नेता को। जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनकी काफी उम्मीद होती है जनता को। अगर नेता अगर उस लायक नहीं कार्य करता तो जनता का पूरा हक बनता है उसका कागज पकड़ने का, अगर गलत तरीके से कार्य कर रहा है तो मैं तो समर्थन करता हूँ। और ये होगा तो देखिए सब नेता सुधर जाएंगे। तो हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए बरहज से सपा प्रत्याशी मुरली प्रसाद जायसवाल। धन्यवाद सर आपका, आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दैनिक ऑफ टाइम्स, नंदन तिवारी के साथ। धन्यवाद।